हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके हम सॉल्यूशंस देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमें फिलअप्स करने हैं। तो ए पार्ट जो है इसका वो ये है, क्वेश्चन नहीं लिख पाई हूँ मैं, सॉरी। तो द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो अगर बहुत ही एक बड़े लैंड पर एक ही तरीके की फसल, एक ही तरीके के जो है प्लांट्स उगाए जाते हैं तो हम उसे क्रॉप कहते हैं। फिर बी पार्ट है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज़ डैश ऑफ द सॉइल। तो प्रिपरेशन, तो हम लोग सॉइल को पहले प्रिपेयर करते हैं। उससे पहले सबसे पहले सॉइल प्रिपेयर की जाती है, उसके बाद ही उस पर फसल जो है वो उगाई जाती है। तो बी वाला जो है उसका आंसर हो जाएगा प्रिपरेशन। फिर सी है, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। जो सीड्स खराब हो गए हैं, डैमेज सीड्स मतलब जो चीज़, सीड्स मतलब जो बीज खराब हो गए हैं वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। तो डैमेज सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। फिर डी है इसका, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर असेंशियल। क्रॉप को अच्छी तरह से उगाने के लिए वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट की हमें ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलम से हमें मैच करना है। तो खारिफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? तो खारिफ क्रॉप्स होती है पैडी और मेज़। देखिए, हमारी जो क्रॉप्स होती है ना वो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाई जाती है। तो खारिफ क्रॉप जो होती है वो पैडी और मेज़ होती है। पैडी मतलब आप जो राइस है ना, राइस चावल, उसको ही हम पैडी बोलते हैं। और मेज़ जो है वो मक्की, मक्की और चावल उगाया जाता है खारिफ क्रॉप्स में। और ये कब होता है? समर सीजन में उगाया जाता है। राबी क्रॉप्स जो हैं वो अक्टूबर से उगना स्टार्ट हो जाता है और इसका हार्वेस्टिंग मार्च में हो जाती है। तो ये जो है कौन कौन सी होती है? राबी क्रॉप्स होती है वीट, ग्राम और पी। वीट तो अपना वो हो गया गेहूँ, और ग्राम पी जो है वो दालें होती हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या क्या होते हैं? यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ये जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब ऐसे फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो अगर आप अपने खेतों में डालते हैं उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो फर्टिलाइज हो जाता है, वो अच्छे से उगती है, फसल ज़्यादा उगती है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र जो हैं जो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, यूरिया और सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी होता है। ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है जो भी चीज़ आपको नेचुरली मिलती है। मतलब जैसे कि आप जो पील कर रहे हैं ना, फ्रूट्स पील कर रहे हैं, मतलब छील रहे हैं, वेजिटेबल्स को छील रहे हैं, उसके जो छिकल बच जाते हैं वो भी एक ऑर्गेनिक मैन्योर है। और जो काऊ डंक है वो भी ऑर्गेनिक मैन्योर है। वेजिटेबल वेस्ट, किचन का बहुत सारा वेस्ट होता है, ऐसी चीज़ें, लीव्स वगैरह जो पेड़ों से गिर जाती है जो हमें नेचुरली पाई जाती हैं उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, जो हमें नेचुरली नेचर में मिलता है प्राकृतिक तौर पर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर क्या क्या होता है? एनिमल एक्सक्रीटा, काऊ डंक, यूरिन और प्लांट का वेस्ट। एनिमल एक्सक्रीटा, यूरिन ऑफ काउ और काउ डंक उसका जो गोबर होता है, और प्लांट वेस्ट मतलब उसके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और लीव्स प्लांट्स के, वो क्या प्लांट वेस्ट। तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं खारीफ क्रॉप के और राबी क्रॉप के। हमने पहले भी देखे थे, सेकंड वाले हिस्से में ही देखे थे खारीफ और राबी क्रॉप के। तो पैडी, मेज हो गया खारीफ क्रॉप, राबी क्रॉप हो गया वीट और ग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें एक पैराग्राफ लिखना है। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच। तो इनके बारे में बताना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फसल उगाने से पहले सॉइल किस तरीके से ठीक की जाती है, क्या क्या उसमें किया जाता है, वो बताना है हमें। इसका आंसर है, इट इज़ द फर्स्ट मेथड टू बी फॉलोड बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप उगाने से पहले पहली चीज़ जो की जाती है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कैसे होती है? This method is usually employed for loosening the soil to allow the root to penetrate deep into it. तो क्या होता है इसमें? सॉइल को लूज़ किया जाता है, मतलब जैसे हल से या फिर ट्रैक्टर से हार्वेस्ट जो होते हैं ना, चला दिए जाते हैं, उसकी पूरी ज़मीन पर ऊपर उठ उठ के आ जाती है वो। तो उससे क्या होता है, उसमें छेद, आप समझ लीजिए इजी वे में कि उसमें कुछ ऐसे छेद बन जाते हैं मिट्टी में। पहले बिल्कुल वो होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड सी होती है वो, फिर उसको लूज़ किया जाता है। फिर उसको जैसे कि हल से जुताई करके उसको वो ऊपर फूली फूली सी उठ करके आने लगती है। तो क्या होता है उसमें, लूज हो जाती है सॉइल। तो जो रूट्स हैं ना, जड़ें हैं उस फसल की, वो पेनिट्रेट डीप कर जाएंगे, मतलब ज़मीन के अंदर तक आसानी से चली जाएंगी अगर हम सॉइल को लूज़ कर देते हैं जुताई वगैरह करके। तो फिर सेकंड है, लूजनिंग ऑफ सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ सिवियर सॉइल माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म्स एक्सेट्रा। तो सॉइल की लूजनिंग हम लोग क्यों करते हैं? ताकि उसमें जो अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर्स कहा जाता है, वो क्या करते हैं, वो ज़मीन की जो है उर्वरकता मतलब फर्टिलिटी ज़मीन की बढ़ाते हैं। तो सॉइल को हम लूज़ कर देते हैं तो ये डेवलप हो पाते हैं अर्थवॉर्म्स वगैरह, सॉइल माइक्रोब्स, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारी फसलों के लिए।
तो क्या करते हैं, विच एनरिच द सॉइल विद ह्यूमस एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। तो ये जो है ह्यूमस डेवलप करते हैं अर्थवॉर्म्स, ह्यूमस डेवलप हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते थे। कि ह्यूमस क्या होता है, हमारी जैसे फसल होती है ना, उसको इस तरीके की चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि हमारा जो नेचुरल चीज़ें, जैसे कि जो मैन्योर होता है वो कैसे बनता है, जैसे काउ डंग से, एनिमल वेस्ट से, प्लांट वेस्ट से, इन सब से क्या होता है, मैन्योर की प्रिपरेशन होती है। तो ये जो अर्थवॉर्म्स है यही सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज़मीन में वो ईजिली प्लांट्स को मिल पाते हैं और उनकी अच्छी ग्रोथ हो पाती है। फिर थर्ड है, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग द सॉइल। तो लूजनिंग जो हमने कहा ना, हम लोगों ने लूज़ कर दिया सॉइल को, उसको टिल करके, मतलब वही जुताई करके या फिर प्लो करके, हल से उसको जोत करके उस प्रोसेस को किया जाता है, सॉइल को लूज़ किया जाता है। तो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग द सॉइल। तो लूजनिंग के प्रोसेस को हम टिलिंग और प्लोइंग द सॉइल भी कहते हैं। टिलिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। तो टिलिंग से क्या होता है, जो अच्छी न्यूट्रिएंट्स वाली सॉइल होती है ना ज़मीन के अंदर, वो ऊपर की तरफ आ जाती है। अब नेक्स्ट है सोइंग, प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वी नीड टू यूज क्वालिटी सीड्स फॉर सोइंग। सोइंग इज डन मैनुअली और बाय यूजिंग मैकेनिकल इक्विपमेंट लाइक सीड ड्रिलर। तो सोइंग का मतलब होता है, देखिए सिंपल सा, बीज डालना ज़मीन में और फसल को उगाना। तो बीज डालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सोइंग। बीज को सो करना, फसल को सो करना, फसल को उगाना, ज़मीन में जो है बीज डालना, और उससे क्या होता है, फसल उगती है। अच्छी क्वालिटी के हम लोग बीज डालेंगे तो अच्छी हमारी फसल उग करके आएगी। तो हम लोग हाथ से भी डाल सकते हैं। डन मैनुअली, डन मैनुअली का मतलब है हाथ से डाल देना, या फिर मैकेनिकल इक्विपमेंट, मशीन्स वगैरह की यूज़ से, जैसे कि सीड ड्रिल मशीन होती है, उससे यूज़ करके भी हम डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वीडिंग। देखिए वीड का सिंपल सा मतलब होता है अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनकी खेतों को ज़रूरत नहीं होती। फील्ड्स में अनवांटेड प्लांट्स जो है वो बड़े हो जाते हैं दूसरी क्रॉप्स के साथ, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि वीट की क्रॉप है, उसके साथ कुछ ऐसे प्लांट उग जाते हैं खुद ब खुद नेचुरली, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो इन्हीं अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। मेथड ऑफ रिमूविंग वीड इज़ नोन एज वीडिंग। और ये जो वीड्स हैं इनको हटाने का, रिमूव करने का जो मेथड होता है उसको वीडिंग कहा जाता है। काफ़ी सारे प्रोसेस से किया जा सकता है, जैसे कि टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स। तो अगर आप टिलिंग करेंगे अच्छी तरीके से, हमने पढ़ लिया टिलिंग क्या होता है, तो क्या होगा, वीडिंग नहीं होगी। फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग, अगर उग गया है तो उसको हाथ से हटा दो या काट दो। और यूजिंग वीडीसाइड, या फिर जो केमिकल्स होते हैं वीडीसाइड वगैरह, उससे इनको ख़त्म किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम chaff. This is done after harvesting the crop. This is usually carried out with the help of machine called combine. तो देखिए ग्रेन्स जो होते हैं ना, जो हमारी फसल होती है उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हटा देना और ग्रेन्स को बचा के रखना, ये होता है थ्रेशिंग। और ये कैसे किया जाता है, मशीन से किया जाता है या फिर कंबाइन से किया जाता है। मशीन इज कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। हार्वेस्टर का मतलब होता है फसल को काटना, थ्रेशर का मतलब होता है, आप समझ लीजिए कि उसमें से फसल जो उग गई है ना, जो बीज की हमें ज़रूरत है उसको निकाल लेना। गेहूं के ऊपर की एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हटाने के प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर सिर्फ गेहूं ही नहीं, हर फसल के ऊपर जो होती है कवरिंग टाइप की होती है, उस कवरिंग को हटा देना ही हमारा थ्रेशिंग होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर मैन्योर से कैसे अलग है, तो देखते हैं। तो फर्टिलाइजर आर कॉमर्शियली अवेलेबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। कॉमर्शियली अवेलेबल का मतलब है जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, दुकानों से खरीदे जा सकते हैं, वो होते हैं कॉमर्शियली अवेलेबल प्लांट्स न्यूट्रिएंट। प्लांट न्यूट्रिएंट का मतलब क्या हो गया भाई, तो प्लांट होते हैं हमारे, उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे हमारी बॉडी को होती है कैल्शियम की और आयरन, बहुत सारे हम लोगों को ज़रूरत होती है ना, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की। इसी तरीके से प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स की, जैसे पोटाशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ये आर्टिफिशियल कॉमर्शियली अवेलेबल दुकानों से खरीदे जा सकते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं फर्टिलाइजर्स। और जो मैन्योर है वो तो नेचुरल सब्सटेंस होता है, जो क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है, काउ डंग वगैरह, वो उसका डिकम्पोजिशन होता है, और प्लांट वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता है, तो मैन्योर बनता है। और फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। देखिए ऑर्गेनिक हमने बताया था आपको ना, जो नेचुरली अकरिंग होता है, नेचर में हमें मिलता है, वो होता है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होता है, जो लैबोरेटरीज वगैरह में बनाया जाता है। और तो जो फर्टिलाइज़र है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। मगर जो मैन्योर होगा उसमें क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और बहुत ही छोटा अमाउंट होता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स का। तो जो मैन्योर है वो लार्जली क्या होता है, ऑर्गेनिक ही होता है।
और जो ये हमारे फर्टिलाइज़र है ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं। और मैन्योर क्या करता है, सॉइल को एनरिच करता है ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट से। ये कोई भी ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते फर्टिलाइज़र सॉइल को, मगर जो है ये ऑर्गेनिक मटेरियल मैन्योर जो है ये ह्यूमस भी प्रोवाइड करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को भी ये बढ़ाता है। फर्टिलाइज़र का अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पानी में पोल्यूशन हो सकता है। मैन्योर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तो एनवायरनमेंट को बचाता है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र में केमिकल्स होते हैं जो लेबोरेटरीज में, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, और मैन्योर तो नेचुरल होता है। और ये जो है फर्टिलाइज़र जो है इट कैन नॉट रेप्लेनिश ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल। रेप्लेनिश का मतलब होता है नया कर देना, दोबारा से उसमें ला देना ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर कैसे लाएगा जब भी ऑर्गेनिक है ही नहीं खुद? मैन्योर तो ऑर्गेनिक होता है। तो ये क्या करता है, हेल्प्स इन रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट। फार्म का जो वेस्ट होता है ना जितना भी, वो दोबारा से आप अच्छे तरीके से उसको मैन्योर बना करके फसल को अच्छा फिर से कर सकते हैं ज़मीन में जब आप उसे डाल देंगे तो मैन्योर क्या करता है, रिसाइकल जो फार्म का वेस्ट होता है, जैसे कि फार्म में जो पत्तियाँ वगैरह बताया ना हमने थ्रेशिंग के बाद जो बच जाती है, उस सबको भी ये यूटिलाइज कर लेता है मैन्योर की फॉर्म में। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो इरिगेशन क्या होता है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। जब फसल को पानी की जरूरत हो तो पानी सप्लाई कर देना ही इरिगेशन कहलाता है। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन, क्रॉप एंड सॉइल टाइप। टाइम और फ्रीक्वेंसी, कितना टाइम लगना चाहिए, कितनी टाइम में देना चाहिए, कितनी जल्दी या देर में देना चाहिए, वो डिपेंड करता है क्रॉप पर और जिस मिट्टी में वो क्रॉप उगाई गई है उस पर। तो 2 मेथड हैं जो हमसे पूछे गए हैं, तो स्प्रिंकलर मेथड एक और एक है ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, ये ऐसी जगह पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है जो अनइवन हो, मतलब बिल्कुल एक जैसी समतल जगह ना हो, ऊंची नीची जगह हो, और जहाँ पर पानी की सप्लाई काफ़ी कम हो। और इस मेथड में पानी सप्लाई किया जाता है पाइप की मदद से। एक बीच की लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन से पूरे के पूरे खेत में उसी जगह से पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है। और वाटर जो फ्लो किया जाता है वो हाई प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा फ्लो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पंप। इट गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप। फव्वारा होता है ना, फव्वारा, जैसे फव्वारा आपने देखा होगा, तो स्प्रिंकलर मेथड में ना बिल्कुल फव्वारे की तरह ही पानी को स्प्रिंकल किया जाता है पूरे खेत में। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, इन दिस मेथड वाटर इज डिलीवर्ड at or near the roots of the soil drop by drop. This is most efficient method of irrigation as there is no wastage of water at all. This method is important in area where water availability is poor. इसमें क्या करा जाता है, ड्रिप, मतलब आप जैसे कि सिप करते हैं ना कोल्ड ड्रिंक को, आप उससे जो सिपर होता है आप पाइप जैसा उससे पीते हैं, तो आप समझ लीजिए उस पाइप के थ्रू आप फसल की सिर्फ जड़ के पास उस पाइप को ले जा रहे हैं, ठीक है, और जड़ के पास उसको ले जा करके, सॉरी हाँ 1 मिनट, हाँ, तो उसको आप जड़ के पास ले जा करके एक ड्रॉप करके जड़ में डाल रहे हैं, बस वही होता है ड्रिप इरिगेशन। बिल्कुल पाइप के थ्रू आप जड़ में ड्रॉप करके अगर पानी डाल रहे हैं तो वही ड्रिप इरिगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो गया काफ़ी क्वेश्चंस क्योंकि काफ़ी सारे हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चंस भी तो काफ़ी सारे, आंसर्स भी बड़े बड़े हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर जो वीट है, चावल है, खरीफ सीजन में हम उसको ग्रो कर देंगे तो क्या दिक्कत आ सकती है। तो सॉरी, वीट चावल नहीं होता, वीट तो गेहूँ होता है, राइस होता है, चावल जो वीट है गेहूँ, उसको खरीफ सीजन में अगर हमने ग्रो कर दिया तो क्या होगा। वीट कौन सी, राबी सीजन की क्रॉप है ना। तो इसका आंसर है, इफ़ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर then whole crop might get destroyed because of many factors such as lack of optimum temperature, adaptability, availability of pest, etc. तो अगर देखिए वीट ठंडे मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, अगर उसको गर्मी के मौसम में जून से अक्टूबर में उगा देंगे तो एक तो बारिश होती है उस मौसम में हमारे देश में, तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी लग जाएगा, वीट को कम पानी की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर उतना नहीं होगा, ठंडा टेम्परेचर चाहिए, गर्मी होगी। एडेप्टेबिलिटी, वीट ऐसे तो उगाया जाता नहीं है गर्म मौसम में, तो वीट हो सकता है गर्म मौसम में उगा दिया जाए तो इसमें कोई और कीड़े लग जाए फसल में, या ये फसल उग ही ना पाए, ख़राब हो जाए मौसम, अलग मौसम होने की वजह से, क्योंकि हर फसल को उगाने का एक पर्टिकुलर मौसम होता है, उसी मौसम में वो फसल उगाई जा सकती है, तो अलग मौसम में उगाएंगे तो वो ख़राब हो सकती है। तो हमें बता रहे हैं आगे कि खारिफ सीजन इंक्लूड द रेनी सीजन विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ वीट क्रॉप, देयरफॉर वीट क्रॉप शुड नॉट बी सोन इन दिस सीजन। तो खारिफ जो है वो रेनी वाला सीज़न होता है, बारिश होती है इस मौसम में, तो बारिश से बहुत ज़्यादा पानी लग जाएगा वीट वाली फसल को, मगर गेहूं की फसल को पानी कम चाहिए होता है और मौसम ठंडा चाहिए होता है, तो इसलिए उसको अक्टूबर के बाद ही उगाया जाता है।
एट्थ है क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड। अगर आप किसी फील्ड में, किसी खेत में लगातार फसल को उगाते ही रहेंगे तो क्या उसकी मिट्टी पे क्या असर पड़ेगा, उस ज़मीन पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका आंसर है, इफ़ कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इज डन इन द फील्ड देन द सॉइल विल बिकम पुअर इन नेसेसरी न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। अगर कंटिन्यूसली लगातार फसल उगाते ही रहें हम लोग ज़मीन पर तो क्या होगा कि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है ना, कमी आ जाएगी न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। और मगर प्लांट्स को तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, ताकि वो अच्छे से बढ़ पाएँ, अच्छे से फंक्शन कर पाएँ। तो व्हेन अ फार्मर कंटिन्यूज टू ग्रो क्रॉप वन आफ्टर अदर देन all nutrient available in the soil reduce and the crop yield decreases automatically। अगर फार्मर लगातार फसल उगाते जाएंगे उस पर, एक ही खेत पर, एक ही ज़मीन पर, तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है, उसकी ताकत न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने की कम हो जाएगी और फसल उसमें कम उगेगी। तो क्रॉप यील्ड डिक्रीजेस का मतलब है फसल की जो उपजा, मतलब जैसे कि मान लो 1 टन, एग्जाम्पल है हाइपोथेटिकल, 1 टन फसल अगर पहले उगा करती थी और 10 साल तक लगातार बिना उसको खाली छोड़े खेत को उसमें फसल उगाते रहे हम, तो 1 टन की बजाय हो सकता है वो आधा टन ही रह जाए। तो क्या होता है कि फसल उगाने के लिए खेतों को कुछ टाइम के लिए ना खाली भी छोड़ा जाता है, ताकि नेचुरल वे से जो ज़मीन है अपनी फर्टिलिटी को वापस ले सके, वापस ला सके। हो गया है बस, अब फाइनली लास्ट क्वेश्चन ही बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं, हमने पहले भी देख लिया। वीड्स क्या होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो कि खेतों में खुद ही उग जाते हैं। हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये भी बताना है। तो इसका आंसर है, वीड्स आर अनवांटेड वाइल्ड प्लांट्स दैट ग्रो इन द फील्ड। अनवांटेड वाइल्ड प्लांट का मतलब है जिनकी हमें बिना इच्छा के, हमारी जंगली पौधे जो खेतों में ज़मीन पर उग जाते हैं उसे हम वीड कहते हैं। वीड कम्पीट विद द क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट, लाइट एंड स्पेस। मगर वो किसी काम के तो होते नहीं है, मगर पानी भी लेते हैं ज़मीन से, न्यूट्रिएंट्स भी ज़मीन से लेते हैं और जगह भी घेरते हैं। तो किसके साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, क्रॉप्स के साथ। एज अ रिजल्ट क्रॉप प्लांट्स गेट लेसर न्यूट्रिएंट, लाइट एंड स्पेस। तो अब कंपटीशन हो रहा है दोनों के बीच, वीड्स के और क्रॉप के। तो क्रॉप को कम स्पेस भी मिलेगा, कम लाइट भी मिलेगी और कम न्यूट्रिएंट भी उसको मिलेंगे डेवलपमेंट के लिए अपनी। तो भाई नुकसानदेह है ये तो क्रॉप्स के लिए, तो हम इनको हटाना भी इसको पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडिंग मेथड्स क्या हैं, वीडिंग मतलब वीड्स को बाहर निकालना। तो ये क्या है इंपॉर्टेंट मेथड्स कुछ, वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग वीडीसाइड्स। तो वीडीसाइड्स जो होते हैं फसलों पर छिड़के जाते हैं ना, उससे वीड्स खत्म हो जाते हैं। तो वीडीसाइड क्या होता है, इट इज़ अ केमिकल विच इज़ स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल ऑल अवेलेबल वीड्स। तो जितने भी वीड्स अवेलेबल हैं उनको मार दिया जाता है वीडीसाइड्स की हेल्प से। वीडीसाइड्स आर नॉट हार्मफुल टू क्रॉप, मगर जो हमारी फसल होती है उसके लिए हार्मफुल ये नहीं होते। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग वीड्स। टिलिंग अपरूट्स द वीड्स। टिलिंग जो होती है, खुदाई करते हैं हम लोग फसल को उगाने से पहले, उससे भी वीड्स जो हैं वो हट जाते हैं, निकल जाते हैं ज़मीन से। और अपरूट मतलब निकाल करके फेंक दिए जाते हैं टिलिंग के दौरान, उससे ये उगते भी नहीं है। फिर मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीड इज़ विद द हेल्प ऑफ खुरपी। इट इन्वॉल्व रेगुलर अपरूटिंग और कटिंग ऑफ वीड्स क्लोज टू द ग्राउंड। तो मैनुअल मतलब आप अपने हाथों से उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, या खुरपी होती है ना, खुरपी दराती वगैरह, उससे काट के आप फेंक सकते हैं। और रेगुलरली अगर आप करेंगे तो वीड्स जो है वो नहीं रहेंगे आपके खेतों में। तो ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अब 8th में तो, अब नए नए आप लोग 8th में आए होंगे, फर्स्ट चैप्टर देख रहे होंगे, तो काफ़ी थोड़ा 7th के लेवल से काफ़ी अच्छी खासी ज़्यादा साइंस है, और क्वेश्चन आंसर्स भी ज़्यादा होंगे और आंसर्स बड़े होंगे। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।